पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हमारे स्टूडियोज में बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो यंग एट हार्ट हैं। पंजाब की सियासत समेत मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली एमपीए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, उज़मा कारदार साहिबा, जो वैसे किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा साहिबा, कैसी हैं आप? वेरी वार्म वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो फलक। थैंक यू जी। और आपकी इंट्रोडक्शन सुन के मैं तो सोच में पड़ गई हूँ। नहीं आज आपने बिल्कुल सोचना नहीं है, बस आज आपने दिल की बातें सब करनी है। सच बता दूं? बिल्कुल सब अच्छा, कुछ सच चलें, बताना ठीक है है। आपने। आज दिल की बातें करें जरा। कोई बेहोश तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शॉक अब्जॉर्बर्स हैं ना सबके हाँ सही? हाँ बिल्कुल है उज़मा साहिबा। देखिए यही आपकी जो रूटीन है, जो आप यंग एट हार्ट हैं, जो आपकी फिटनेस का राज है, उसी के हवाले से बात करेंगे। उज़मा कारदार आखिर हैं कौन? चलें जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ। हाँ फायर अवे। जरूर जरूर। आपको क्या लगता है कि उज़मा कारदार आखिर कौन है? मेरे ख्याल में एक पैशनेट इंसान, ठीक है। जो कभी कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं करती। अच्छा। जो भी हाँ। करना है ना उसको पूरे अपने दिल से करना है। जज्बे से करना है। ठीक है। और शायद यही वजह है कि लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ जज्बे से करनी है, हाँ। अब जिस तरह कोई भी अगर प्रोटेस्ट होती है ना, हाँ। तो सब कहते हैं कि जो पहला बंदा जेल जाएगा ना उस प्रोटेस्ट में, वो उज़मा कारदार होगी। अच्छा, मतलब आप तैयारी करके जाती हैं? नहीं, तैयारी की बात नहीं है, आप हाँ। सर पे कफन बांध के निकलते हैं। ठीक है। आप डरते हाँ। नहीं है। आपने जो भी फैसला लिया है, हाँ, अच्छा हाँ। या बुरा, आपने एंड तक उसके साथ जाना है। ठीक है। और उसके लिए मैं तो यही कह सकती हूँ कि हाँ। अल्लाह ताला ने कूट-कूट के एक कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। वो शायद इसीलिए भरा हुआ है हाँ। कि लोगों के लिए जो हम उनके हकूक की जंग लड़ सकें। शायद इसलिए, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि सियासत में मतलब मैं आपसे बात करती हूँ कि कोई भी चीज़ किसी को घर बैठे नहीं मिलती। बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो हमारे मेहनत जो करनी पड़ती है। कमज़ोर तबकात हैं, हाँ। उनके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। आप अगर आवाज़ उठाएँगे, हाँ। तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। सियासत नहीं पे भी उठाएँगे बात तो फिर करेंगे, अच्छा, हम बिल्कुल। सियासत पे नहीं करते। हाँ, नहीं सियासत पे ज़रा हम ठहर के बात करेंगे, लेकिन अच्छा। ज़रा आपकी फिटनेस का राज क्या है? क्या करती हैं? ज़रा ख़वातीन को बताएँ, क्योंकि इस उम्र में आप, मैंने सुना है कि आप स्विमिंग भी करती हैं, जिम भी जाती हैं। क्या राज हैं? आज बता दें सब कुछ। देखें, ये फिटनेस की जो आप बात कर रही हैं हाँ। ना, ये घर बैठे नहीं होती। हाँ, ठीक है। जिस तरह आप खाना खाते हो ना, इसी तरह आपको आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ठीक है। एक्सरसाइज तो मैं करती थी, पूरी लाइफ में मैंने की है, क्योंकि मैं बड़ी हुई थी भाइयों के साथ, 3 ठीक भाई है। मेरे। हाँ। क्रिकेट खेलना, दरख्तों पे चढ़ना, आउटडोर एक्टिविटी वो तो रहती थी। बिल्कुल। हाँ। लेकिन कुछ अरसा पहले मुझे थोड़ी-सी हार्ट की जब इश्यू हुआ, वो भी डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं, इसकी वजह से नहीं है कि आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो अच्छी नहीं है, आप खाना-पीना सही नहीं, या कोई आप एक्सरसाइज नहीं करती। स्ट्रेस इज़ द बैड गाय। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा किलर होता है। बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में फ़ी ज़माना हर एक के कोई ना कोई इश्यूज़ चल ही रहे होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस चल ही रहा होता है। बहरहाल इट्स वन ऑफ दोज़ थिंग्स आती हैं, बस देखें ना, चैलेंज आपको हेड ऑन लेना पड़ता है। तो डाइटिंग करती हैं कोई? मैं डाइटिंग एक ज़माने में करती थी। मुझे याद है कि जब मेरी शादी होनी थी ना, तो मुझे ये केक पेस्ट्रियाँ खाने का बड़ा शौक था। अच्छा, कन्फेक्शनरी का बड़ा शौक था। आप स्वीट टूथ थी। और स्वीट टूथ था, तो वो जब उस तरह की मैं चीज़ें खाती थी, तो ज़ाहिर है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी। फिर मैं 8-8 दिन मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती थी, तो मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी उस ज़माने में। और मैंने क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब थी। ठीक है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर शादी के बाद मैं आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा। और मैंने अपनी डाइट को थोड़ा ना बेहतर करना शुरू किया। ठीक है। तो जब डाइट बेहतर हुई, तो वो फिर जो सिचुएशन पहली वाली थी वो भी, अब ये है कि मीठे की तो अभी भी क्रेविंग है, लेकिन कंट्रोल कर लेती हैं।
थोड़ा सा मतलब ये है कि आप हाँ, लिमिटेड पोर्शन खा लें, ठीक है। इंस्टेड के आपने पूरी पेस्ट्री खानी है, थोड़ा सा हाँ। हिस्सा उसका खा लें। अच्छा, आपने शादी के बाद डाइटिंग की बात की है, हस्बैंड ने कहा था कि डाइटिंग शुरू कर दो, मुझे उज़्मा जो है वो बिल्कुल स्लिम चाहिए, पतली दुबली चाहिए, हस्बैंड ने कहा था? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट हाँ, ऑल। मैं जब थी ना तकरीबन कोई 10 साल की, तो हाँ। मेरा 140 पाउंड वजन था। अच्छा, आई वॉज अ वेरी फैट चाइल्ड। अच्छा। और मेरी हुँ, अम्मी जाती थी वहाँ उम्रे पे, तो वहाँ पे हुँ। खाना कबा में दुआ मांगती थी कि मेरी बेटी पतली हो जाए। अच्छा, ये ये मैंने मामला आज था। पहली दफा तुम्हें बताया है, मुझे भी अभी ये याद मामला आया था। है। ये मामला था, और हुआ यूं कि मेरी हाँ, वो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ, हाँ, ठीक है। और उसके बाद एकदम से मेरी हाइट बढ़ी ठीक है। और मेरा एकदम से वजन भी कम हो गया। तो वो कोई ग्रोथ में मेरे ख्याल में मेरा कोई गड़बड़ हाँ, हुई थी सिस्टम में। ठीक है, तो ठीक वो है। उस ऑपरेशन के बाद हाँ, एकदम से मेरा वो शूट अप भी की और मैं पतली भी हो गई। मतलब मतलब वो दुआ कबूल हो गई। वो दुआ दुआ कबूल हुई है कबूल हो मेरे ख्याल में। गई। उसमें तो साहिबा आज तक मैं दुआओं पे ही चल रही हूँ। देख लें, वैसे पूरा पाकिस्तान ही दुआओं पे चल रहा है इस टाइम उज़्मा नहीं नहीं, साहिबा। बिल्कुल जी। तो वो अल्लाह ताला जो है बस हाँ, उसको आप अपना हमराज बना बिल्कुल, लें, हाँ। तो आपका मामला पार है। अच्छा, लव मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज हुई? कहाँ पे पहली ओ, दफ़ा देखा ये तो बड़ी हस्बैंड तुम को? ट्रिक क्वेश्चंस पूछ रही हो आज मैं मुझसे। आज इसलिए कहा ना, आज हम दिल की बात करेंगे, सियासत पे ज़रा बाद में आएँगे हम। अच्छा, वो हुआ यूं कि मैं बड़ी पढ़ाकू हुआ करती थी। ठीक है। और एक दफ़ा ना हमारे घर एक वो आए, नजूमी, जो कि ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे ना। हाँ, तो बाकी लड़कियों के उन्होंने हाथ देखे, तो उन्होंने कहा भाई आपकी शादी हो जाएगी, आपके इतने बच्चे होंगे, फलां फलां। मेरा हाथ जब देखा ना, तो हाँ। मेरी वालदा को बुला लिया। मैं डर गई, अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या शिकायत करने लगे। ये तो फिर पेरेंट टीचर अच्छा, मीटिंग ही हो गई। एग्जैक्टली वो मेरी मदर को बुला के, पता है उन्होंने क्या कहा? हुँ, उन्होंने कहा कि जी इसकी बड़ी स्ट्रांग लाइन है पढ़ने की, अच्छा, आप इसको डोंट फोर्स हर टू गेट मैरिड। अगर हाँ, इन्होंने जो भी पढ़ना है, हाँ, पीएचडी करना है, जो भी करना, इनको आप करने देना। ठीक है। उसका असर ये हुआ कि मेरी वालदा ने पहली फुर्सत में मेरी शादी कर दी। अच्छा, उलट उलट असर हो गया उलट हो गया। उसका। मैं हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी कर दी। आई वाज हाँ, अरेंज हार्डली मैरिज। हार्डली आई थिंक 19 एंड हाफ एट दैट टाइम। अच्छा, तो मतलब अच्छा, फुल और फ्लेज अरेंज थी। वो मसला ये हुआ था हाँ, कि 2-3 ऐसे रिश्ते आए जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं थे। ठीक है। फिर जब मैंने कहा ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ने लगी है ना, आई हाँ, डोंट वांट टू गेट मैरिड। फिर हाँ, जब मेरे हस्बैंड का आया ना, तो वो थोड़ा सा फौजी समझ जवान आया। था, जरा थोड़ा सा अच्छा, गुड लुकिंग हाँ, भी था। ठीक तो है। मैंने कहा भाई ये काबिले कबूल है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं और फँसने से बहुत बेहतर है यहाँ शादी कर लेती हूँ। या यहाँ शादी मुझे कर लेती हूँ, हैंडसम लग रहा है। उससे उससे बेहतर है जो पहले मुझे ऑप्शंस हाँ, दी गई थी। ठीक है। तो बस यही सिलसिला हुआ कि थी तो अरेंज्ड, हाँ, लेकिन उसके बाद एक कोर्टशिप पीरियड भी था। ठीक है। एंगेजमेंट 1 साल रही, तो ये हाँ, डेरा बुगती में होते थे मेरे हस्बैंड, तो वहां अच्छा। से वो फोन जब मिलाते थे ना, तो 1 हाँ, घंटे में तो हेलो सुनाई देता था। हाँ, बिल्कुल। आज ये व्हाट्सएप के जमाने नहीं थे उस लॉन्ग जमाने में। डिस्टेंस रिलेशनशिप था लॉन्ग आपका। डिस्टेंस। ठीक बहरहाल है, वो फिर 1 साल के बाद शादी हो गई। ठीक है। अच्छा, और उस्मा साहिबा, आपने भी कहा था कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हर इंसान को होती है। आपको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी कब हुई? ज़ाहिर है ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे नशेबो फ़राज़ आते हैं जब आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म है। वो कोई मामला याद है, कोई वाक़या याद है? पर्सनल लाइफ़ आज तुमने में? सारी चीजें पूछ लेनी सब मेरी लाइफ कुछ। की, आज हम उज़्मा सारे कारदार राज से अब। सारे राज़ अफ़शा होंगे आज। नहीं नहीं भाई, ये तो मैंने हाँ, बात वैसे कभी किसी से की नहीं, हुँ, लेकिन अब तुम पूछ रही हो, तो मैंने चूंकि तुमसे वादा किया है, तो हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बिफोर माय मैरिज मुझे हुँ, एक बड़ी मैं लाडली बेटी थी, जाहिर है ठीक है। पेरेंट्स की एक ही बेटी थी। हाँ, और आई ऑलवेज थॉट कि लड़कियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हाँ, तो मुझे किसी किस्म से कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं हुँ, थी। ठीक है। देन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड माय चिल्ड्रन। उसके बाद जो मेन स्ट्रेस मेरी लाइफ में जो आया था, हुँ, जिससे मुझे बहुत मुझे उसका असर हुआ था, कि मेरे हस्बैंड ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी आर्मी अच्छा, से। एंड उनकी वालदा यहाँ पे अकेली होती थी लाहौर में, तो ठीक वी है। केम एंड सेटल डाउन इन मॉडल टाउन जहाँ पे हुँ, वो रहती थी। तो उधर फिर हमने, ज़ाहिर है उनकी जो अकोमोडेशन थी, इट वाज नॉट इनफ हुँ, कि वो हम सारी फैमिली भी आके बैठ जाए उनके सर पे 3 ठीक बच्चों है। के साथ। हाँ, तो हमने फिर ये इरादा किया कि हम और कंस्ट्रक्शन करके घर को हुँ, एक्सटेंड करेंगे ताकि सारे फिट आ जाएं। ठीक है। वो जब घर बनवाना शुरू किया, वो हाँ, बड़ा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, अच्छा। क्योंकि हुँ, एक तो ये था कि हमारे पास पैसे भी गिने चुने होते थे, हाँ, लेकिन मेरी जो एक
मैं एक परफेक्शनिस्ट थी उस जमाने में, अब तो खैर मैंने आंखों में पट्टी बांध ली है, मैं आई डोंट बॉदर। हाँ, मैं परफेक्शनिस्ट थी इन द सेंस कि एक मेरी एस्थेटिक सेंस बड़ी स्ट्रांग थी। मेरा एक मैं विजुअलाइज करती थी कि मैंने इस तरह से एक चीज कंस्ट्रक्ट करवानी है, खूबसूरत घर बनवाना है, खूबसूरत, हाँ, बेहतरीन, हाँ, एक मैं मार्बल का स्लैब खुद कटवा के आती थी कि कहीं ज्यादा जॉइन नजर ना आ जाए, मतलब इस तरह से आई एम वेरी। तो वो इतना स्ट्रेस मैंने लिया कि मैं बहुत, मुझे मेरी नर्व्स पे इसका बहुत असर हुआ। अच्छा, बहुत असर हुआ। ठीक है। और मेरे हस्बैंड जो थे उनको वो समझ नहीं आती थी क्या बात कर रही है। हाँ, तो वो जिस तरह एक दफा मैं अमेरिका गई अपने मेरे फादर और मेरे भाई के पास, तो वापस आई तो पूरे घर में ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी, अभी घर बन रहा था। अच्छा, मैं वहीं बेहोश हो गई। वो जैसा बंदा जो के लैंप लाइट और वो बड़े दूसरे वाली जो है ना पिक्चर लाइट्स, ये वो मेरे वो बहरहाल ये जिंदगी के आपको एक ग्लूमी लाइट्स वाला चाहिए था, लेकिन ग्लूमी नहीं, लेकिन एक मैं थोड़ा सा वो जब फोकस लाइट्स होती है ना, मैं उस तरह में। तो बहरहाल ये जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं। घर भी बन गया बड़ा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। लेकिन वो जो असरात मेरी सेहत पे पड़े ना, वो फिर लिंगर ऑन करते रहे। ठीक है, क्योंकि वो तो रहते हैं ना फिर। हाँ बिल्कुल। लेकिन और अक्सर कहा जाता है कि जब औरतों को डिप्रेशन होता है ना, तो वो अक्सर बेबी डिलीवर होने के बाद होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी जिसको कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात उससे मुझे पहले नहीं उनको हुई। पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये डिप्रेशन है, हमें इसका इलाज करवाना है। नहीं, मुझे बड़ी हेल्प मिल जाती थी बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प कर देते थे, तो मुझे उस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं आया। फिर सियासत में बड़ा स्ट्रेस आया। सियासत में कैसे आई? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, सियासत में आप कैसे आई हैं? क्योंकि मॉडल टाउन में आप घर बनवा रही थी और बड़ा खुश थी अपने घर में, तो फिर कैसे? हाँ, नहीं, सियासत में देखो, मैं आपको एक बात से शुरू करना पड़ेगा। कि मेरे जो नाना थे ना, हाफिज अब्दुल्ला, वो इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे 1946 में। अच्छा, कायदे आजम के साथी थे। तो ये मेरे ब्लड में है। हाँ, ठीक है। अच्छा, और फिर अम्मी के जो चचा थे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के, पाकिस्तान बनने के बाद। तो ये फिर मेरे एक मामू थे जो मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी में, उनकी इलेक्शन कैंपेन में मैं 13-14 साल की थी और मैं स्टेज मैनेजर होती थी उनकी। अच्छा, तो मुझे शौक था इस चीज का। लेकिन जब मेरी फौजी से शादी हुई ना, तो फिर मुझे अपने आप को बिल्कुल सियासत से दूर रखना पड़ा, साइडलाइन करना पड़ गया बिल्कुल अपने आप को। तो वो काफी अरसा तो मैं सियासत से परे रही। लेकिन जब अर्ली रिटायरमेंट लेके हम सेटल हुए लाहौर में, फिर मेरे मियाँ ने पहले सियासत ज्वाइन की। अच्छा, क्योंकि हमारे वहाँ पे एमपी होते थे, वो उनके साथ हमने इलेक्शन कैंपेन लड़नी, सारा कुछ ये वो। तो करते करते चूंकि सेटल हो गए ना एक जगह, तो फिर हम सियासत में आ गए। तो मैंने देखा कि ये तो सारा दिन गायब रहते हैं सियासत में। तो मैंने कहा एक ही तरीका है, जॉइन देम। मैं भी फिर साथ शामिल हो गई। मतलब शक हुआ था पहले हस्बैंड पे, ये कहाँ रहते हैं, सारा दिन कहाँ होते हैं, मुझे पता होना चाहिए। नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। अच्छा, लिव एंड लेट लिव, मैं नहीं बिल। लेकिन मुझे ये था कि भाई इकट्ठे कम से कम हम होंगे तो पता तो चलेगा ना क्या आगे बढ़ना है। तो फिर मैं भी सियासत में शामिल हो गई और फिर उसके बाद चल था। ठीक है। अच्छा, सियासत में आने से पहले ज़ाहिर है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री करनी पड़ती है, तो वो फिर शादी के बाद की, क्योंकि 19 साल की उम्र में तो आपकी शादी हो गई थी, तो फिर शादी के बाद आपने डिग्रीज और एजुकेशन नहीं, मैंने अपना कर लिया था। मुझे 2 दफा मिले थे वो डबल प्रमोशन। अच्छा, सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी शादी से पहले। उसके बाद मैंने मास्टर्स, वो मैंने प्राइवेटली किया था। ठीक है। तो चले इनडायरेक्टली हम कह लेते हैं कि आप पीपल्स पार्टी में सबसे पहले आई थी, जब आपको पता भी नहीं था सियासत में। पीपल्स पार्टी में नहीं थी कभी भी। इनडायरेक्टली कह लेना, जैसे अभी आपने कहा कि मैं अपने चचा के साथ, वो तो मेरे मामू थे ना उस वक्त। मैं तो 14 साल की थी, मैं तो सिर्फ उनको हेल्प कर रही थी इलेक्शन में, मतलब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था किसी पार्टी के साथ। ठीक है। तो पीटीआई में फिर आने का लाइक कैसे डिसाइड किया? उनकी कौन सी ऐसी बात आपको लगी थी कि नहीं अच्छा ये वाली बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? हाँ, देखिए सियासत के बारे में हम नहीं पूछेंगे उस्मा करदार साहिबा से, तो नाइंसाफी होगी। जब तक वो चस्के वाली बातें नहीं होगी तो फिर मजा तो नहीं आता ना फिर। अच्छा देखो, मैं 2 दफा काउंसलर रही हुई हूँ। ठीक है।
ये पीटीआई ज्वाइन करने से पहले की कहानी है। ठीक है। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर थे। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलर थी, फिर मैं लोकल गवर्नमेंट में काउंसलर थी। ठीक है। तो इलेक्शन में तो मैं इस सियासत की तो मैं दौड़ में आ चुकी थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मोनोसलाई की कोऑर्डिनेटर रही थी उस वक्त। काफ लीग नई बनी थी, सारा कुछ हुआ। मुझे एक्चुअली एमपीए या एमएनए उस वक्त बन जाना चाहिए था जब काफ लीग आई थी। ठीक है। लेकिन ये चौधरियों ने आज तक कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। काम करवा लेते हैं, फिर वादे पूरे नहीं करते हैं। मतलब आपसे वादा किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर बैठ के वादा किया था कि आप दो एनए में भी पेपर्स डालें, पीए में भी डालें। ठीक है। और आपको हम प्रायोरिटी देंगे। जब लिस्ट आई है तो फिर कहते हो तो हमें तो समझ ही नहीं आई हमारी लिस्ट के साथ हुआ क्या है। और मेरा नंबर पता नहीं 15 था कि 16 था या जितना भी था, मतलब वो आए नहीं इतने। जाहिर है उनके इतनी तो नहीं आई ना सीटें कि वो उनके इतने ज्यादा। बिल्कुल। बहरहाल मैं डिसअपॉइंट हो गई। ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मेहनत की थी। और फिर वो हुमायूं अख्तर थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाए। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था तो मैं चली गई। फिर मीडिया सेल में वहां पे रही। फिर चूंकि मैं, अब तुम्हें ये मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ बेसिकली। ठीक है। मेरा 25-30 साल का तजुर्बा है एजुकेशन में। अच्छा, ठीक जनाब। और मैं जब स्टूडेंट्स के साथ मिलती थी, उठती बैठती, तो उन्होंने उस वक्त बड़ी वो खान का बड़ा वो इम्प्रेस होते थे कि वो आइकॉन थे। तो क्रिकेट की वजह से ना, की वजह से 92 का वर्ल्ड कप, फिर एग्जैक्टली वो एक स्टार स्ट्रक होती है। बिल्कुल। तो वो मेरे स्टूडेंट्स काफी मुझे कहते थे कि मैं आप ना उनको ज्वाइन कर लें। मैं कहा भाई मैं तो उनसे मिली नहीं हूँ, तो मैं बगैर मिले नहीं किसी को ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। फिर ये हुआ कि वो इनामुल्लाह नियाज़ी इनके कज़न थे। वो मुझे कहीं जानते थे ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ वहाँ पे बनी गाला। ठीक है। उनके साथ में गई बनी गाला। वहाँ पे नईमुल हक से मुलाकात हुई। फिर मेरे इनसे मुलाकात हुई तो देखने में तो आपको पता है कि वो ठीक लगे। तो मैंने कहा ये लगता है कि नया पाकिस्तान बन रहा है कहीं, और वाकई ये ठीक बात। तो मैंने फिर उस वक्त उनको ज्वाइन किया था। ठीक है। जब मुलाकात हुई, जब बाकायदा उन्होंने मुझे दावत दी। और आप कहते हो ना कि मीडिया में प्रेजेंस आपकी है, तो मैं पहले दिन से ही मीडिया सेल में थी। मतलब आपको पता था कि मीडिया में इन कैसे रहना है। ट्रेनिंग भी उन्हीं की थी। अच्छा, ट्रेनिंग इमरान खान साहब ने आपकी ट्रेनिंग करवाई थी मीडिया में? हमारी वो मीडिया स्ट्रेटजी मीटिंग्स होती थी, उसमें मैं भी शामिल होती थी। सारा मैं स्टोरी बोर्ड बनाया जाता था, फिर हमें बताया जाता था कि इसमें ये बात करनी है वो। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो उस वक्त भी मुझे खटकती थी। ठीक है। खास तौर पे जब उनका कोई स्कैंडल आता था ना, किसी वो खातून का, या जिस तरह वो गुलाले का आया, फिर वो रेहाम, फिर पता नहीं कोई और, तो उसमें फिर वो ये हमें कहा जाता था कि आप इनकी ऐसी की तैसी फेर दें। अच्छा, खवातीन की ऐसी की तैसी फेर दें, या आपको ऑर्डर्स मिलते थे? अच्छा। मतलब बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनती थी। तो हम फिर जाके मीडिया पे खूब उनको ना क्रिटिसाइज करते थे कि ये ऐसी हैं, ये जो कि करना नहीं चाहिए बेसिकली। उनकी जाती जिंदगी थी, उनको चाहिए था खुद अपना डील करते, हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उसमें साहिबा आपकी तकरार मुसर्रत चीमा की साहिबा के साथ भी बड़ी वायरल होती थी। कुछ दिन पहले भी मैंने देखी, मेरी नज़र से गुजरा। मुसर्रत चीमा के साथ ज़ाहिर है वो भी पीटीआई की थी, आप भी पीटीआई की थी, तो शुरू से ही कोई क्लैशेस से कोई टसल थी, या बस वो शो में ही आपकी तकरार हुई और उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो गया? क्योंकि बड़ा मशहूर हुआ था मीडिया में वाक़या कि उस्मा साहिबा की मुसर्रत चीमा से बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, ये क्या मामला है? इसके बारे में जरा एक्चुअली मुझसे जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो इन द एंड उनको समझ नहीं आती इसको कैसे कंट्रोल करना है या डील कैसे करना है उसके साथ। आज हमने यही सोचा था कि जितनी हमें फीडबैक अपने सोशल मीडिया से मिल रहे थे, वो सारे के सारे सवालात आज हमने उज़मा साहिबा से पूछ सारे कर लो भाई, सारे कर लेना। सारे राज तो मैं खोल के मैं दे के जाऊंगी। प्लेट पे रख के दे के जाऊंगी, सारे राज अफशा होंगे आज। देखिए मुसर्रत चीमा जब हम बने ना एमपी इकट्ठे बने थे, तो इसके साथ ज़्यादा किसी की दोस्ती नहीं थी। ठीक है। तो इसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो हर एक से दोस्ती होती है। मुझे तो देखो ना, मैं अल्लाह ताला ने मुझे जो एक वो होता है ना जेलसी और हसद, वो एक कतरा भी नहीं है मेरे अंदर। आप अपने काम से काम रखने वाली, अपने काम से काम, अपना काम करें और काम से लोहा मनवाएं। बिल्कुल, जैसा मरियम नवाज अब मनवा रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लेग पुलिंग और एक दूसरे को काटना और साजिशें करना, ये मुझे आता नहीं है।
ठीक है। शायद इस वजह से मैं इतनी कभी सियासत में कामयाब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकी जितने बाकी लोग हो जाते हैं। वैसे कामयाब तो हैं। अगर मैं कामयाब होती तो मैं एक पार्लियामेंटेरियन 20 साल पहले बन चुकी होती। अच्छा। लेकिन मैं नहीं थी इतनी कामयाब तभी, अब काफी लेट लाइफ में आके बनी हूँ। इसका मतलब ये आपको रिग्रेट भी है कि हाँ मैंने ये रिग्रेट है क्योंकि अब जब मैं देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, यंग तुम्हारी की तरह की लड़कियां जो हैं वो सियासत में आ रही हैं और काम भी कर रही हैं। लेकिन उस वक्त मेरी जिंदगी में तो कुछ और ही चल रहा था ना। क्या चल रहा था? मेरी शादी हो गई फौजी के साथ, शादी, फैमिली में, बच्चों में आप बिजी हो गई। वो फिर आर्मी में तो आप सियासत में नहीं आ सकते ना। मैं सियासत में मैंने कदम रखा जब मेरे हस्बैंड कर्नल बन के अर्ली रिटायरमेंट ली। ठीक है। मतलब 3 बच्चे भी हो गए थे और काफी यानी कि वो उस वक्त काफी लेट स्टार्ट किया ना मैंने। आपकी सेटल थी फैमिली, बिल्कुल बच्चे हो गए, शादी हो गई थी, शादी हो गई थी। मतलब आई वाज 40+ एट दैट टाइम। वो तुम लोग की तरह यंग तो मैं नहीं थी ना जब मैं सियासत में आई हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुसर्रत चीमा, कमिंग बैक टू कमिंग बैक टू द टॉपिक। शी विल बी वेरी हैप्पी कि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा वो मुझे ना कोई और उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि तुम बच के रहो, ये भी तो तुम्हारे साथ बड़ी मीठा मीठा बात कर रही है, लेकिन ये छुरा घूमती है फिर बाद में। मैंने कहा भाई मेरे में क्या रखा है जो किसी ने छुरा। बहरहाल अब हुआ यूं कि मैं चूंकि चेयरपर्सन थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, तो मैंने बहुत काम किया इंटरनेशनल टीम पार्टनर्स के साथ, UN मिशन के साथ, मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ, विमेन एम्पावरमेंट ने। तो वो एक लाइमलाइट में आप आ जाते हैं। अच्छा अब मेरा नाम चला गया वहां पे CM हाउस से PM हाउस फॉर मिनिस्टरशिप के कैबिनेट में आने के लिए। अब ये मोहतरमा जो थी इनको भी बड़ा शौक था मिनिस्टर बनने का। भैया बन जाए, मैंने कब रोका है आपको। इन्होंने कहा कि बस अब एक ही तरीका है उस्मा कारदार को वापस खींचने का उस पोजीशन से कि इसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दो। ठीक है। तो इसने एक वो उसामा तैयब था, ठीक है, वो इसके पेरोल पे गया, मेरा पुराना जानने वाला था। लेकिन वो बिक गया ना इसके हाथों। उसने को मुझे कॉल कर करके मेरी रिकॉर्डिंग्स की और वो उनको तोड़ा मड़ोड़ा। आपकी ऑडियो लीक्स भी कुछ इस तरह वो की इसी ने करवाई थी ना सारी। अब मेरे तो फरिश्तों को नहीं खबर ये क्या हो रहा है। ठीक है। अब मैं तो एक इनोसेंट तरीके से बात की, लेकिन उसको जब काट पीट के आप एक करें चीज, और जब तो वो तो फिर उसका और ही एक रंग हो जाता है ना। आप सोशल मीडिया पे जो मर्जी करते फिर एंगल चेंज हो जाता है। बहरहाल अगले दिन मुझे खान ने उठा के मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी से निकाल दिया। ठीक है। और उसके बाद सारे पार्टी के दरवाजे मेरे लिए बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें कहीं ये जो पिंकी पीरनी है, उसका नाम तो पिंकी था ना। अब अगर हम उसको पिंकी कहें तो हमारा कसूर नहीं है कि वो ऑफेंड हो जाते हैं। उसका नाम ही पिंकी सारी उम्र रहा है। ठीक है। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा था कि मैंने क्यों कहा कि रूहानी ताकत है उसमें। अच्छा ठीक है, वो ये तो हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा तुसी जो मर्जी कर लो, वो छुपदी तो नहीं ना चीज। वो तुसी धागे इन्ने बंदे होए ने ते इन्ने सिरियां जाके तुसी सुट दियो। पब्लिक फिगर्स की वैसे भी कौन सी चीज छुपती है? मीडिया से कुछ नहीं छुपता, सबको पता है कि क्या सिचुएशन है। तो वो फिर खान ने जो था ना, वो तो बिल्कुल ही भीगी बिल्ली था ना अपनी बेगम के सामने। मुर्शिद जो थी उसकी, वो बिल्कुल तो वो उसके बगैर तो वो कदम नहीं उठाता था। सारा पाकिस्तान उसकी मंशा पे चल रहा था। तो मैं बेचारी एक छोटी सी कारकुन, मेरी क्या हैसियत थी। ठीक है। मुझे बेगम साहिब ने मेरे पर भी कांटा लगा दिया। अच्छा, जब कांटा लग गया तो बस कांटा लग गया। और फिर बनी गाला में फिर हमने ये सुना भी था कि आपकी एंट्री भी वहां पे बंद हो गई थी बनी गाला में। वो तो पहले दिन ही बंद हो गई थी ना। वो तो नहीं, वो लग्गी भी बंद हो गई थी। वो मुर्शिद साहिबा ने कहा खबरदार मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं घुसेगा। जैसे ही वो PM बने थे उसके बाद किसी की एंट्री नहीं थी। सिर्फ वो इनाम ने बताया था ना कि जो मालदार लोग थे, जो बड़े पैसे वाले लोग थे, उनकी एंट्री होती थी, या फिर फराग गोगी की होती थी। अच्छा। और उसके खानदान की होती थी। ठीक है। वही खानदान थी ना उनकी। तो हम जैसे वो कौन पूछता था। हमने जो सड़कों में खे खानी थी खान के साथ, वो तो खा ली थी। अच्छा बहरहाल किस्सा मुख्तसर के मुझे फिर मुसर्रत चीमा ने हम D-सीट हो गए। ठीक है। ठीक है। मुसर्रत चीमा ने सारी MPs को जमा किया पंजाब असेंबली के बाहर लॉन में। ठीक है। एक कब्र खोदी, ऊपर वो उसका एक लकड़ी का वो रख के, और कहा कि हमने इसको सियासी तौर पे दफन कर दिया, ये कभी यहाँ पे अब नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ तक मामला हुआ था? मैं तो आपको वो बता रही जो हकीकत है। आप उसके जाके X अकाउंट पे देख लें। मतलब वहां से उसने ये सारा किया। ठीक है।
लेकिन अल्लाह का करना देखो ना, जो इंसान किसी के लिए गड़ा खोदता है, हाँ, मैंने तो कोई उसके साथ बुराई नहीं की ना, हाँ, या उसका बुरा नहीं चाहा, ठीक है, हाँ, तो अल्लाह ताला फिर उस गड़े में आपको खुद भी गिरा देते। बिल्कुल, जैसी कितनी करनी वो वैसी भरनी। अब वो फिर गई खान के साथ इतनी क्लोज थी, ये हाँ, था वो था, आज किधर है? और आज अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज्जत दी है, हाँ, ये रब का करम है। बिल्कुल। उस्मा साहिबा, आपने अभी पैसों की बात की थी कि जो मालदार पार्टी थी वो ही सिर्फ खान से उस टाइम पे मिल जी, सकती थी। ये नाम ने बताया था। हाँ, तो अक्सर हमने भी सुना है कि मखसूस नशिस्तें करोड़ों में बेची और खरीदी जा रही थी, और आपके बारे में भी अक्सर ट्रोल किया जाता था कि आपने भी 5.5 करोड़ में पीटीआई की मखसूस नशिस्त खरीदी है। इज दैट ट्रू? हाय अल्लाह, 1 करोड़ ही दे दो। ये 5.5 तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 करोड़ पे मान जाऊंगी भाई। अच्छा, मतलब आपने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ खुदा ऐसा? का खौफ कर ले, हम तो हाँ, वो लोग हैं जो कि जेब से लगाने वालों में से। ठीक है। हमारी सियासत जो हाँ, है, हमारे आबाओ अजदाद ने अपने जेब से पैसे लगा के हाँ, हमेशा से पाकिस्तान की खातिर की, पाकिस्तान के लोगों हाँ, की खातिर की। ठीक है। तो हम इस तरह से एक अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करते या बेईमानी नहीं करते कि हम इस तरह की हरकतें करें। हाँ, जो ये लोग इल्ज़ामात करते हैं, वो उनको तो फिर मैं लीगल नोटिसेस भिजवाती हूँ। ठीक है। और जब मैंने बुज़दार को भी भिजवाया था, ठीक है। और भी 1-2 लोगों को भिजवाया था, हाँ, उसके बाद मुँह उनके बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ठीक है। सबूत तो कोई होता नहीं है। हाँ, ये तो शुगली छोड़ी, जो मर्जी आप, जो मर्जी हाँ, दूसरे के मतलब बात आप बिल्कुल, कर लें, बिल्कुल। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। हाँ, और आप, ये मैंने असल में ये भी मैंने सुना हुआ है। हाँ, अब इसकी भी मेरे पास, अगर आप कहें कि कोई आप सबूत ला के दे, हाँ, सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जिस जमाने में धरना नहीं होता था, उस जमाने में तो कहते हैं कि 2018 में। ऊपर हाँ, कंटेनर पे चढ़ने के भी पैसे लिए जाते थे। अच्छा, वो जनाब, कितने लिए जाते थे? मुझे क्या पता नहीं, 1 हाँ, लाख, फलाना 2 लाख, जो भी मतलब कोई गोइंग रेट होगा, ठीक है। कोई जलसे में ऊपर आना है, उसके लिए रेट होता था। तो ये तो तमाशा चलता रहता लेकिन था। उस्मा साहिबा, आपके बारे में एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मशहूर हुई कि आपने खान के या पीटीआई के बुरे टाइम में उनको छोड़ा, उनको बाय बाय बोला और फिर नून लीग ज्वाइन कर ली। नहीं नहीं नहीं, क्यों नॉट छोड़ा एट था? ऑल। नून लीग ज्वाइन करने की क्या वजह थी? ये तो आपने उनका उलट बात विजन। कर दी है। हाँ, ये तो आपने उलट बात कर दी क्योंकि है। मैं इस टाइम वो सवाल कर रही हूँ जो बहुत सारे लोग या सोशल मीडिया पर हम ये बातें सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखें, मैंने पीटीआई तब छोड़ी थी जब वो अरूज पे थी। ठीक है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। ठीक है। उस वक्त मैंने छोड़ी थी। ठीक है। उस वक्त मैंने अपनी हाँ, एमपीए की सीट भी कुर्बान कर दी थी। ठीक है। तो इसीलिए तो नून लीग में और उनकी लीडरशिप में मेरी हाँ, एक बहुत इज्जत भी उन्होंने दी और उन्होंने कदर भी की। आपको याद नहीं, वो जो 25 एमपीए डी सीट हुए थे, हाँ, उनमें हाँ, से एक मैं भी तो थी। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए वो हमने बड़ा मुश्किल और टफ टाइम देखा था। ठीक है। हमें, मेरे खिलाफ तो इन्होंने चाकू छुरियां लेके ये मेरे पीछे पड़े हुए थे सारे। अच्छा, हाँ, और ठीक है। बहुत बुरी तरह परसिक्यूट हाँ, मुझे किया था, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि हम लोग निकल आए उस क्राइसिस से, ठीक और है। फिर अल्लाह ने दोबारा इज्जत भी दी। हाँ, और वो, उनको इतनी तकलीफ है इस चीज हाँ, से, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब छोड़, पीटीआई की सोशल मीडिया तो आपको पता है वो ट्रोलिंग जो करते हाँ, हैं, और एक बिल्कुल। ब्रिगेड है वहां बैठी हुई। हाँ, कोई उन्होंने कहानी नहीं छोड़ी कि किसी तरह से ये उज़्मा कारदार खत्म हो जाए, ठीक है। इसका हम मलियामेट कर दें। ठीक है। लेकिन वो आप नहीं कर सकते भाई। ऊपर वाले का हाँ, प्लान जो है वो चलता है, आपका प्लान नहीं चलता। हाँ। अच्छा, अगर आपको पार्टी बदलने पर अब भी कहीं से ऑफर आए, आप कंसिडर करेंगी? नहीं, वंस बिटन ट्वाइस शाय। जब ठीक है। आपके एतमाद को इतनी बड़ी ठेस हाँ, लगाई कि आप, मैं एक नजरियाती कारकुन थी, मैंने खून पसीना दिया था। मतलब मैं कौन सी ऐसी प्रोटेस्ट थी या हाँ, ऐसा केस था या धरना था जहाँ पे मैं नहीं थी। पूरी हाँ, पूरी हमने जॉब्स हमारी चली गई, फैमिली लाइफ हमारी हाँ, डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। तो उसके बाद अगर आपको एक नजरियाती कारकुन को आप हाँ, बुला के ये, आप उसको सामने बिठा के पूछ भी नहीं सकते हैं भाई हुआ क्या था, तो फिर क्या हाँ, फायदा है आपका लीडर होने का। और बिल्कुल। फिर देखें वो जो सारी हमें जो जो एक हमारी नए पाकिस्तान का जो एक वो पूरा इमेज था, हाँ, वो तो शैटर हो गया ना। हाँ, वो किधर गया नया पाकिस्तान, सवाए ठीक है। करप्शन के?
कुछ भी नहीं हमने देखा। और सिवाय इसके कि आप फलाना माफिया, दवाइयों का माफिया, चीनी का माफिया, गंदम का माफिया, और फिर वो सारी बात जो है वो आप अपनी बेगम से मशवरे के बगैर कुछ करते ही नहीं। ठीक है, आपका अपना दिमाग किधर गया था भाई? ठीक है। उस्मा साहिबा, अलीमा खान साहिबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आजकल जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्टर्स को भी वो कह रही हैं, आपको लगता है कि वो सियासत में आ सकती हैं? उनका कोई आपने इस तरह का कोई आपने एक्टिविटीज़ वगैरह ऑब्जर्व की हो कि हाँ ये अच्छी सियासतदान बन सकती हैं या पार्टी को टेक ओवर कर सकती हैं, पीटीआई को? देखिए, वो जिस मारूसियत के खिलाफ इमरान खान ने जंग लड़ी और कहा कि जी आप सब बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये खानदान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, तो अब इनका खानदान भी हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया कि नहीं? उनकी अगर बहन आ गई हैं, तीनों बहनें ही हमें नजर आती हैं और तो कोई नजर नहीं आता। जब मैं उधर थी पीटीआई में, तो तब ये बहनें जो थी हमें इतनी सियासत में नजर नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन ये इनका रोल था। ये सारी जो शौकत खानम के बोर्ड में भी थी, नमल के बोर्ड में भी थी, तो वो सारे जो पैसे का आना और जाना इनके हाथों से होता था। ठीक है, और बाहर भी ये जाती थी फंड रेजिंग के लिए। वो फंड कहाँ जाता था? वो फौजिया कसूरी बेचारी ने रो के कई दफा आपको बताया कि जी लाखों डॉलर हम जमा करते थे। उसके बाद हम कहते थे जी वो हमें कोई रसीद दे दें या आप बता दें कि आपने कहाँ लगाया है, तो जवाब ही नहीं हमें कोई देता था आगे से। किस खाते खूह में जाता था वो पता ही नहीं चलता था। बहरहाल ये तो फौजिया कसूरी खुद उनकी आप बीतती है ना। तो असल में बात ये है कि इस वक्त पीटीआई में मारूसियत अरूज पे पहुंच चुकी है। जंग जो है ना, इस वक्त जो सियासी कद काट के लोग थे ना, शाह महमूद टाइप के थे, वो हो गए साइड लाइन। ठीक है, उनको तो कोई ना पूछता है ना उनसे कोई मशवरा लेता है। ठीक है, पार्टी चली गई है या मुर्शिद के हाथ में या उनकी बहनों के हाथ में। अब बहनों के में रानी जो हैं वो तो घरेलू किस्म की खातून थी, तो वो तो बेचारी सियासी बयानिया नहीं दे सकती हैं। और उज़्मा का भी यही सिचुएशन है। अलीमा खान थोड़ी सी थी एक्टिव थी क्योंकि वो निकलती थी और बाहर जाती थी और फंड रेजिंग। दूसरी जंग जो है वो अब अलीमा खान की है, क्योंकि वो पूरी पार्टी का जो बयानिया है वो उनके थ्रू अब चल रहा है। ठीक है, वो जो पार्टी में जो लोग हैं उनकी अपनी एक सियासी एक जिसे कहते हैं ना जिंदगी है, एक स्टेक है। ठीक है, वो बहुत सारे एमएनएज हैं, एमपीएस जो हैं, वो कहते हैं हमें सिस्टम में हम आ चुके हैं, हमें चलने दें। ठीक है, हमें कुछ काम करने दें, हम एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा कर लेंगे। लेकिन जो बानी साहब बैठे हुए ना आपके डियाला में, उनको चैन नहीं आता। अच्छा, वो कहते हैं मैं हूं तो सब कुछ है। ठीक है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तुमने कुछ और बात नहीं करनी, बस तुमने एनआरओ की बात करनी कि मुझे यहाँ से ये निकाला जाए। ठीक है, अब इनकी बहन को जो है वो इनकी माउथपीस है। ठीक है, और वो इस वक्त उनको पता है, इन सबको पता है कि ये एक तहरीक इनकी कोई 10 तरीके तो फेल हो चुकी हैं। ठीक है, जब कॉल देते हैं वो खुद बेचारी कहती हैं कि जी हजारों आपके ये ओहदेदार बैठे हुए हैं तंजीम में, जब मैं प्रोटेस्ट की कॉल देती हूँ तो 2.5 बंदा भी नहीं निकलता, तो कितने हैं ये सारे। तो वो चीखो पुकार कर रही हैं। और ये चूंकि अब सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है, ये जिब्रान इलियास टाइप के, अजहर माशवानी टाइप के लोग जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उन जो खान का जो वो बयानी है उनके थ्रू चलाता है। ठीक है, और वो ईमेल्स भी पकड़ी गई थी जब जेआईटी बनी थी, वो अलीमा खान की, जिसमें ये सारी जो है नैरेटिव जो है ये फैलाते हैं झूठ। ठीक है, झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। ठीक है, अपने पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासत के इदारों के खिलाफ इन्होंने इतना जहर घोला है, इतना जहर घोला है कि ये काबिले माफ़ी नहीं है। ठीक है, उस्मा साहिबा, चले ये बात तो होगी। जरा अभी हम, क्योंकि आप सिटिंग एमपीए भी हैं, अभी आपके पॉलिटिकल टास्क कौन कौन से हैं? जरा अब हम काम चलो की अच्छा है, जरा कर लेते हैं। अब काम की बात भी कर लें। काम की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं इस वक्त जब नून लीग में हूँ तो मुझे लीडरशिप ने जो हमने कुर्बानी दी थी ना,
उसका बहुत उसको इज्जत से हमें एक ऑनर भी किया है। हाँ। और उसको एक्नॉलेज भी किया है। ठीक है। तो ये कहना कि जी नून लीग में तो कोई पूछता ही नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है। जब वो देखते हैं कि पार्टी के लिए आपकी कुर्बानी है, तो वो उसको आपको ऑन बोर्ड भी लेते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ 1 to 1 मुझे काम करने का मौका मिल गया। 1 साल मैंने उनके साथ काम किया, फिर मैं उनके साथ कोऑर्डिनेटर भी थी उनके हल्के में। जब इलेक्शन हुई है 119 में, मैं उनके साथ काम भी मैंने किया है। तो उनको मेरा पता है, मुझे उनका पता है। तो जब वो बनने वाली थी ना सीएम, तो या जाहिर है उनकी पहली अपॉइंटमेंट थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा मरियम साहिबा, मैं तो आपको जान गई हूँ कि आप कितनी फोकस्ड हैं और कितना ज़बरदस्त आप की विजन है और आप एक डिलीवरी में किस तरह से आप बिलीव करती हैं। लेकिन लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। तो कहते हैं अच्छा फिर चलो सरप्राइज देते हैं उनको। ठीक है। तो अब रोज एक सरप्राइज हो आपको आवाज मिल रहा होता है कि देखे ना कि उन्होंने अपना जो लोहा है अपने काम से मनवाया है। ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछ रही थी कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, एक तो पार्टी का टिकट दिया, जाहिर है उनके साथ काम किया तो उन्होंने दिया और एक कुर्बानी दी तो उन्होंने दी ना। ऐसे तो नहीं होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बहुत इज्जत दी, खुद मेरा इंटरव्यू लिया। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ये भी उधर ही थे जब सारा सिलसिला चल रहा था। तो वो फिर लीडरशिप ने हमें अपने साथ रखा। फिर असेंबली में आके तो आपको पता है कारकर्दगी भी नोट होती है सारी। बिल्कुल। फिर मरियम नवाज साहिबा को पता था कि ये भी काम करने वाली खातून है। तो उन्होंने मुझे पोलियो एरेडिकेशन का फोकल पर्सन बनाया पंजाब का। ठीक है। ये एक मुझे, और उस वक्त बड़ा एक चैलेंजिंग, ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, बड़ा चैलेंज आया हुआ था पंजाब में कि 17 डिस्ट्रिक्ट हमारे इन्फेक्ट हो गए थे पोलियो वायरस से। क्योंकि सारा ट्रैवल करके आ रहा था बाकी सूबों से और पूरा लाहौर तो रिजर्वॉयर बन गया था। वो फिर जब उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे काम की, तो वो बका जिस तरह इमरान नज़ीर कहते हैं कि फिर ये पोलियो को चमड़ गई। अच्छा। आपको बताया ना कि हर चीज मैं फिर एक पैशन के साथ करती हूँ। मैंने कोई तकरीबन फलक 39 जिलों का खुद विजिट किया है, फील्ड विजिट। ठीक है। जो कैंपेन होती है मैं जाती हूँ वहाँ, जो डीसी हैं उनकी सारी टीम है उनके साथ इवनिंग मीटिंग्स शेयर करती हूँ। फील्ड में निकल के मैं अपने हेल्थ वर्कर्स को देखती हूँ, उनके साथ डोर टू डोर करती हूँ, पूरा उनकी फिंगर मार्किंग्स, उनकी डोर मार्किंग्स, हर चीज मैं अपनी आंखों से चेक करके और जो सारी मीडिया से मैं एंगेजमेंट करती हूँ कि आपने पैगाम किस तरह से सीएम साहिबा का पहुंचाना है। फिर ये सारी रिपोर्ट मैं सीएम साहिबा को भेजती हूँ। चलिए ये तो हो गया पोलियो। अभी आपके पास सिर्फ पोलियो का पॉलिटिकल अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जब इस तरह से काम करती है तो अब हमारा पोलियो फ्री हो गया पंजाब। ठीक है, मतलब ये आपने टास्क बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अच्छा, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला भी आपके पास कोई चार्ज था? जी उस पे बिल्कुल। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत संगीन मसला है, इससे फंडामेंटल राइट्स का मसला है और पूरी दुनिया में इससे जो है वो इनसिक्योरिटी है। लोगों को फिक्र होती है कि किस तरह से इलीगली लोग जा रहे हैं बगैर सही डॉक्यूमेंटेशन के, पेपर्स के, फिर वहां से डिपोर्ट हो जाते हैं, फिर वहां पे एक्सप्लॉइट भी होते हैं और यहाँ से वो अपने पूरे खानदान को वो कर्ज में डुबो देते हैं, वो जमीनें आपने देखा है कि डंकी जो सारा सिलसिला। तो ये हमारे हॉटस्पॉट्स एरियाज काफ़ी सारे पंजाब में हैं। तो पहली दफ़ा चूंकि मैंने इस पे काम बहुत किया था, तो पहली दफ़ा हमारी सीएम ने और स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई टू कॉम्बैट सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, और उसका फिर मुझे चेयरपर्सन बनाया। ठीक है। उस्मा साहिबा, अक्सर ये कहा जाता है कि मर्दों से उनकी सैलरी ना पूछें, खवातीन से उनकी एज ना पूछें, लेकिन मैं आप क्योंकि इम्पावर्ड रहना, मैं कायम हूँ। आप क्योंकि इम्पावर्ड खातून है, आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी बता दें, एज नहीं पूछूंगी। ये एक पर्सनल सवाल होता है। ठीक है। मैं आपको आपकी सैलरी के मुतालिक नहीं पूछूंगी, ये एम्बैरेसिंग होता है। ये हर एक की अपनी, अगर आपने देखना है जनरली कि जी एक एमपी की कितनी सैलरी होती है, तो वो वेबसाइट खोल लें, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे असासे भी पब्लिक हैं सारे, हमारी सैलरी भी पब्लिक है, हमारी हर चीज जो है वो पब्लिक है। लेकिन अपने मुंह से इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ एक बात मैं करना चाहूंगी कि साला साल
जो सैलरी थी ना एक एमपीए की, हाँ, वो इतनी कम थी कि वो आपके एक ग्रेड 10 के भी अफसर को उससे ज्यादा मिलता था। अच्छा, तकरीबन मेरे ख्याल में 70-80 हजार। लेकिन हमने जो एमपीएस के लाइफस्टाइल देखे हैं वो तो फिर बहुत नहीं आलीशान है। नहीं, देखें ये भी गलत फहमी है ना। हाँ, अब आपको नहीं पता कि अब वो असेंबली नहीं रही जिसमें सिर्फ लैंडलॉर्ड्स होते थे या ठीक है। बिजनेसमैन हाँ, हैं, हाँ, लेकिन अब बहुत सारे वर्कर्स भी हैं, ठीक बहुत है, सारे मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, ठीक है। मैं कोई हाँ, बहुत अमीर खातून तो नहीं हूँ, हाँ, मिडिल क्लास की हूँ। मेरे से भी नीचे जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हाँ, हैं वो बहुत सारी एमपीएज हैं। ठीक है। हाँ, तो उनको आप मुझे बताएं, अगर आप उन्होंने कोई रहीम यार खान से आ रहा है, हाँ, कोई राजनपुर से आ रहा है, अगर आप उनको एक प्रॉपर तनख्वाह नहीं देंगे, फिर आप करप्शन को इनवाइट कर रहे हैं, वो फिर करप्शन बढ़ेगी। तो आप इतना उनको कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को आप पे नहीं करते, हाँ, आप जुडिशरी को पे नहीं करते, बिल्कुल, सबको करते हैं ना। ठीक है, तो बेचारे सियासतदान जो है, उन्होंने चूल्हे कैसे जलाने, उन्होंने ठीक अपने है। गैस के मतलब बिजली उनकी के बिल कैसे तनख्वाहें देने ज्यादा होनी चाहिए। जी, उनकी तनख्वाहें नहीं और ज्यादा होनी चाहिए। रैशनलाइज करना पड़ता ठीक है है, कि वो ठीक है, उधर भी उन्होंने एक मेंटेन करना है, इधर भी आके मेंटेन करना है। तो ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, जो भी गवर्नमेंट के स्केल्स होते हैं, हाँ, वो उसके मुताबिक, हमारा आपको पता है स्केल 22 है, ठीक है। हाँ, तनख्वाह हमारी बिल्कुल। ग्रेड 10 के जितने भी नहीं थी। तो यू हैव टू रैशनलाइज एवरीथिंग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी उज़्मा कारदार साहिबा, जो कि एमपीए हैं और नून लीग से इनका ताल्लुक है, और आज हमने बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन की है, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की है। उज़्मा कारदार साहिबा को उनके नज़रिए से जाना है कि वो आखिर कैसी शख्सियत हैं। और फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।